wish you a very good morning. This is me, Anisha Joshi, and you are watching me on the channel of Benchers IQ. Concept made simple. आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, जिसके अंदर हमने जनरल अवेयरनेस के इकोनॉमिक सेक्शन को स्टार्ट किया। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर हम ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट्स को रीड आउट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, कंसेप्ट्स बेसिस पर इकोनॉमी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अब तक के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी के कंसेप्ट को। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इट मींस राष्ट्रीय आय की अवधारणा। बेसिकली सबसे पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, व्हाट इज नेशनल इकोनॉमी। तो देखिए, जब भी किसी एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं और सर्विसेज या वस्तुओं के जो ओवरऑल वैल्यू निकलती है, उसके जो मूल्य है, उस मूल्य को कहते हैं राष्ट्रीय आय। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? नहीं हुआ होगा तो मैं इसीलिए यहाँ है, हम बेंचर्स आईक्यू इसीलिए यहाँ पे हैं कि आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, अब देखिए, इलैबोरेट करती हूँ मैं इसे। फाइनेंशियल ईयर मतलब एक वित्तीय वर्ष, एक साल। जैसे भारत में फाइनेंशियल ईयर का क्या कैलकुलेट किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक कंट्री मतलब भारत के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, ओवरऑल वैल्यू कितनी है, उसे कहते हैं नेशनल इनकम, हमारे राष्ट्र की इनकम। जैसे मैं दिन भर में जो भी मेहनत कर रही हूँ या एक महीने में जो मेहनत कर रही हूँ, ओवरऑल वो मेरे पास किस रूप में आती है, सैलरी के रूप में। उसी तरीके से एक कंट्री जब पूरे साल इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, सेविंग्स, ये सारी चीजों को, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, सब कुछ, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना, फॉरेन से जो इनकम हो रही है उसे लेस करना, ये सारी चीजें जो लेस करने के बाद में जो इनकम प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होती है, वो वैल्यू कहलाती है राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किसने इंट्रोड्यूस किया? भाई, क्या जरूरत पड़ी हमें? तो किसी भी राष्ट्र में कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने दादा भाई नौरोजी, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। उन्होंने पहली बार नेशनल इनकम नामक शब्द का इजाद किया भारत में और उसे कैलकुलेट किया। कब किया? उन्होंने फाइनेंशियल ईयर लिया 1967 से 68। 1967 से 1968 का वित्तीय वर्ष के मध्य में, उस दौरान में, उस काल में उन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि भारत की जो नेशनल इनकम है वो है 340 करोड़ रुपए और पर कैपिटा इनकम जो है वो है 20 रुपए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की दर जो है वो 20 रुपए है, जबकि हमारी जो नेशनल इनकम है भारत की वो है 340 करोड़ रुपए। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो भाई कहाँ किया? तो इन्होंने जहां इंट्रोड्यूस किया, इनके द्वारा लिखी गई किताब के अंदर, वो किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने हमें पहली बार 1968 में ये बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो 340 करोड़ रुपए है और पर कैपिटा इनकम जो है भारत की वो 20 रुपए है। ये पहली बार नेशनल इनकम का कंसेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। अब एक कंसेप्ट चल गया था, एक थोड़ा मोटिवेशन मिल गया था, तो
सेकंड पर्सन। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी, हम इस कंसेप्ट पे आज तक चल सकते थे, क्यों नहीं चल रहे हम। तो देखिए दादा भाई नौरोजी वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ पॉलिटिकल पर्सन, जबकि इकोनॉमिक स्टडीज मतलब नेशनल इनकम की स्टडी किसके हाथों में होनी चाहिए, किसके हाथों में इसका जिम्मा होना चाहिए, या किस पर विश्वास किया जा सकता है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हो। तो हमारे सामने दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था VKRV राव। वो पहली बार 1926 से लगा के 30 तक उन्होंने बैठकर अध्ययन किया, इस बारे में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, उसे कैलकुलेट किया, उसे समझा। उसी के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो 6234 करोड़ रुपीस है, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है वो है 76 रुपीस पर कैपिटा इनकम। ओके, तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया ये हमें दिया VKRV राव ने। तो पहले व्यक्ति आए थे दादा भाई नौरोजी, दूसरे व्यक्ति आए हैं VKRV राव। ये तो सिंगल पर्सन है, और ये जो स्टडी किया है ये तो 1926 से 30 के बीच में है। मतलब भारत किसके अंडर में है, ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिश इंडिया है, इंडिया नहीं है ये। उन्होंने जो अध्ययन किया वो किसका था, ब्रिटिश इंडिया का। अब हमें जरूरत थी भारत की, क्योंकि 1930 में इनके इस इंट्रोडक्शन के बाद में एक नई पद्धति का विकास होने वाला था, एक नए दौर में घुसने वाले थे हम लोग, या एक नया दौर शुरू होने वाला था भारत का। वो दौर था आजादी का दौर। 1947 हम आजाद हो चुके थे। 1930 में इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए मेथड से हम नेशनल इनकम तो कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हमें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करनी थी, ना कि ब्रिटिश भारत की। ब्रिटिश इंडिया की कैलकुलेशन नहीं करनी थी, हमें इंडिया की कैलकुलेशन चाहिए थी। उसी दौरान हमने एक कमेटी बनाई। 1947 में आजाद होते ही एक नई कमेटी का गठन किया गया, that was NIC, नेशनल इनकम कमिटी। नेशनल इनकम कमिटी को किसने इंट्रोड्यूस किया, PC माहौलविस, जो कि उसके अध्यक्ष थे, और उनके साथ में दो और मेंबर्स थे। दो मेंबर्स जो सदस्य थे उनके साथ में वो थे VKRV राव और DR गडगिल। इन दोनों लोगों ने मिल करके PC माहौलविस के साथ में मिल करके NIC का गठन किया 1947 में। इन्होंने consequent 3 इयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू स्टडी किया, कंटिन्यूसली 1948 से 49 से 50 से 51, इन 3 वित्तीय वर्षों तक कंटिन्यू स्टडी करने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, विचार करने के बाद में, सब कुछ करने, इवैल्यूएशन के बाद में इन्होंने हमें ये बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो है 8650 करोड़ रुपीस, और हमारी पर कैपिटा इनकम है 246.90 रुपीस। ये कैलकुलेशन हमें किसने दिया, NIC, नेशनल इनकम कमिटी। क्लियर है आपको? नेशनल इनकम कमेटी को ध्यान रखिए आप, जो कि 3rd पोजीशन पे आ गई। अब देखिए 3 चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो वो वैल्यू जो एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की को डिफाइन करती है, उस वैल्यू को कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया, दादा भाई नौरोजी, जो कि 1967 से 68 के दौर में ये चीज हमारे सामने लेकर आए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने किसमें इंट्रोड्यूस किया इस चीज को, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस पर्टिकुलर थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में ओके लिसन, ये 1867 है ना, 1867 से 68 है, सॉरी फॉर दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। तो इस दौर में उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया और हमें बताया कि भारत की जो नेशनल इनकम है वो 340 करोड़ रुपए है और पर कैपिटा इनकम है 20 रुपए। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट कौन लेकर आया? दादा भाई नौरोजी। किसके अंदर? अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। उनके बाद में आए कौन? वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने 1926 से लगा के 1930 4 वर्षों तक कंटिन्यू स्टडी किया और उसके बाद में अपनी पुस्तक लिखी नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। उसके तहत उन्होंने बताया कि भारत की जो नेशनल इनकम है वो 6,234 करोड़ है, जबकि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो 76 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आया NIC, नेशनल इनकम कमिटी। ये कौन थे? इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन थे PC महालविस। PC महालविस ने 1947 में NIC को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उनके 2 सहकर्मचारी अर्थात जो 2 और सदस्य थे वो थे V.के.आर.वी. राव और D.R. गडगिल। इन 3 जनों ने मिलकर कंटिन्यू 3 वर्षों तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक 1948 से 49, 49 से 50, 50 से 51 3 कंटिन्यूस ईयर्स तक स्टडी करने के बाद हमें ये बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो है 8,650 करोड़, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है भारत की वो है 246.90 रुपीज। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन किसने दिया हमें? PC महालविस कमेटी, मतलब NIC ने। अब ये तीनों चीजें, ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। अब हमें ये पता चला कि भाई ये कमेटी भी एक पर्टिकुलर टाइम तक वर्क किया, उसके बाद में एक नया दौर शुरू हुआ, एक नई कमेटी बनाई गई, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ कंट्री में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा गया, उसी के साथ में ये महसूस किया गया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक पूरे संगठन की जरूरत है जो कार्य करेगा नेशनल इनकम पे, क्योंकि नेशनल इनकम पहले छोटे स्तर पे थी, अब बढ़ती चली जा रही है। अब बढ़ती हुई नेशनल इनकम को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए जिस एक संगठन की जरूरत है, उस संगठन का विकास किया गया और उसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब हम स्टडी करेंगे CSO को। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सांख्यिकी विभाग। सांख्यिकी विभाग क्या करता है? बेसिकली स्टडी करता है हमारी नेशनल इनकम को। अब राष्ट्रीय आय को स्टडी करते हैं, उसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करते हैं CSO के मेंबर्स। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि CSO को, मतलब नेशनल जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए CSO को जो है पुरानी पद्धति अपनाने से बेटर वे लगा कि हम एक नई पद्धति पे कार्य करेंगे। उन्होंने क्या किया? सेक्टर्स डिवाइड कर दिए। वो सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये है इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिवाइड किया किसने? CSO ने। CSO ने ये कहा कि हम पुरानी पद्धति जो ऑलरेडी चली आ रही है, उत्पाद लागत पे या अन्य जो भी पद्धति लेकर आ रहे हैं, लागत मूल्य पर या उत्पाद लागत पर जो पद्धतियां चल रही हैं, हम उसके ऊपर, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जो नेशनल इनकम फाइंड आउट करते थे या फिर अन्य जो भी पुरानी पद्धति फॉलो हो रही है, हम उसको नहीं करेंगे फॉलो। हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए पूरे देश को, देश के सभी विभागों को, भागों को जो है अगले 3 भागों में विभाजित कर देंगे। वो अगले 3 भाग कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आपको पता है जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से गेन किए जाते हैं, वो कहाँ आता है? नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर आते हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल वर्क जिसमें आता है वो मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्शियरी सेक्टर जिसके अंदर सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो सेवा प्रदान करता है ना। तो ये तीनों सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो CSO के सामने आके खड़ा हुआ वो ये हुआ कि CSO ने इन 3 भागों में विभाजित तो कर दिया, लेकिन इन 3 भागों के अंदर किन किन उप भागों को विभाजित किया जाएगा, मतलब किन किन सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा या किन किन डिपार्टमेंट्स को किसके अंदर ऐड किया जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया, क्या हुआ कि भाई माइनिंग है, माइनिंग कहाँ इंक्लूड किया? प्राइमरी में। लेकिन
पेट्रोलियम भी तब तो प्राइमरी में आना चाहिए, है ना, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त हो रहा है हमें। तो 2 सेक्टर्स बनाए गए, किसके द्वारा, CSO के द्वारा। एक तो हो गया कोल और एक होता है पेट्रोलियम। अब CSO ने कहा कि भाई ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, दोनों ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, लेकिन कोल जो है वो डायरेक्ट यूज में आ रहा है। कोल जिस तरीके से निकाला जाता है कोयला, उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसको तो हम रखेंगे प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन पेट्रोलियम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले क्रूड निकाला जाता है, उससे अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाता है, रिफाइनरीज में जाता है, वो रिफाइन होकर के पेट्रोल डीजल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पेट्रोलियम को हम कहाँ डालेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब ये इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए CSO ने इन तीनों को भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो ओवरऑल 14 सेक्टर्स को कवर करता है। वो 14 सेक्टर्स डिवाइड किए गए किस तरीके से, तो पहले तो 4 भाग लिए गए, किसके, उपभाग प्राइमरी सेक्टर के। कौन से हैं वो, नंबर 1 इज एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी जो भी क्षेत्र है, कृषि से संबंधित जो भी व्यापार है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। माइनिंग से संबंधित क्षेत्र भी कहाँ आता है, प्राइमरी में। फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, ये सभी चीजें जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती है और डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है। अगर फिश जो है, फिश अगर लेकर आ रहे हैं आप, जो फिश डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर से अगर फिशेस को कलेक्ट किया जा रहा है कोई भी सी या रिवर से, तो उनको डायरेक्ट मार्केट में लाया जाता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है। तो ये कहाँ इंक्लूड हो गया, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में उन भागों को रखा गया जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच रहा है ना, कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर 4 उपभागों को इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 सब पार्ट्स में। एक आता है, सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग मतलब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, उत्पाद का, है ना, वो आता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, इस इंडस्ट्रीज के अंदर। अब हम बात करेंगे निर्माण उद्योग में जो उत्पादित हो रही है वस्तुएं, उनका पुनर्उत्पादन या उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ले जाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो वो भी कहाँ आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। उसके अलावा जो एनर्जी रिसोर्सेज है, जो हम एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा उत्पाद जो इस्तेमाल करते हैं, या जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ये तीनों विभाग जो है, ये तीनों उपभाग जो है, वो कहाँ, कौन सी कैटेगरी में रखे गए, सेकेंडरी सेक्टर में। जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल से संबंधित नहीं है, मतलब डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है, और ना ही वो टर्शरी या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों भागों को कहाँ रखा गया, सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की। नेक्स्ट 4 और 3, 7 पार्ट्स को यहाँ डिवाइड कर दिया गया। फिर पीछे बचते हैं 7 पार्ट्स। 7 सब पार्ट्स जो हैं वो कहाँ रखे गए, टर्शरी सेक्टर में, जिसमें सेवा क्षेत्र को इंक्लूड किया गया। कौन कौन से क्षेत्र हैं, बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर नंबर 1। फिर आता है रेल या ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा फॉरेन सर्विसेज, अदर देन सिक्योरिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, मतलब हम कह सकते हैं सुरक्षा, या फिर हम पब्लिक एड जो भी होता है उससे संबंधित जो होता है, उसको यहाँ इंक्लूड किया गया। उसके बाद में 5th सेक्टर लाया गया, बिजनेस या होटल। अच्छा, बिजनेस, इट मींस बिजनेस तो यहाँ इंक्लूड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही है, लेकिन बिजनेस से संबंधित जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स की, वो कहाँ आती है, सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स या स्थायी क्षेत्र, स्थायी संपदा पर जो आवास क्षेत्र आता है वो ले लीजिए, या और भी जो भी सेवा क्षेत्र बनते हैं, जैसे टीचिंग प्रोफाइल ले लीजिए, ये सारी चीजें कहाँ डाली गई, टर्शरी सेक्टर में डाली गई। इस तरीके से CSO ने कहा कि अब हम नेशनल इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड है, सेकेंडरी सेक्टर पे बेस्ड है, एंड सर्विस सेक्टर पे बेस्ड, टर्शरी सेक्टर पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल चीज है इनको याद रखने की। आपने मार्केट से वीट परचेज किया, कितने रुपए में, 10 रुपीज में। या मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट फार्मर जो है वो वीट को परचेज कर रहा है, वो जो है फार्मिंग के थ्रू वीट प्रोड्यूस कर रहा है,
वो हमें बेचता है, मैंने दुकानदार हूँ, मैंने उसे परचेज किया 10 रुपए में, मैं उसको लेकर आया मार्केट में, उसके ऊपर काम किया, उसको जो है उसका जो भी हम कह सकते हैं फ्लोर में कन्वर्ट किया उसे, उसके बाद में मैंने उसको सेल आउट किया 15 रुपीज में। फिर मेरे पास में आई एक कंपनी, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कहती है कि भाई ये जो 15 रुपए में आपने जो मैन्युफैक्चर किया है, या मैं कह सकती हूँ कि चलिए मान लीजिए ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 15 रुपए में ब्रेड के पैकेट्स बना लिए। अब वो जब मार्केट में लेकर आता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाती है 30 रुपीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो चीज 10 रुपए की है, जिसकी लागत 10 रुपए की है, उसके ऊपर 5 रुपए यहाँ ऐड हो जा रहे हैं, उसके बाद में 15 रुपए यहाँ ऐड हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये 20 रुपए जो है एडिशनल चार्जेस ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे राष्ट्र में कितना उत्पादन हो रहा है, राष्ट्र के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु का मूल्य क्या है, ये जो निर्धारित किया जाता है वो होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने CSO को नेशनल इनकम को पढ़ाई के तौर पे या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, या कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर सब पार्ट्स हैं 4, सेकेंडरी के अंदर है 3 एंड टर्शियरी के अंदर है 7। इस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है सबसे पहले तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं, फिर हमने बात की दादा भाई नेहरू जी की, जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया करके बताया भारत में। उसके बाद में आए VKRV सर, उसके बाद में NIC नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया, और अंत में आज़ादी के बाद में भी काफी वर्षों बाद में CSO का गठन किया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जो आज तक इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, तो वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस CSO। उसके बाद में CSO ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पूरे सेक्टर को, या हम कह सकते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कितने पार्ट्स में CSO ने डिवाइड किया गया है सेक्टर्स को या कंट्री को, तो वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 3 पार्ट्स में। इन 3 पार्ट्स को फर्दर 14 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर से 4 क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर में, 3 है सेकेंडरी में, और 7 क्षेत्र आते हैं टर्शियरी क्षेत्र में। ये होता है डायरेक्ट रिसोर्सेज को यूज लेना, ये होता है रिसोर्सेज को लेके मैन्युफैक्चर करना, और उन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सर्विसेज के रूप में मार्केट में प्रोवाइड करवाना, वो टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कंसेप्ट को पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम में इंक्लूड होने वाले वो टर्म्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। GDP, NDP, NNP, GNP, ये चारों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और इसी के साथ में कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस उठाइए आप, एक क्वेश्चन आपको GDP, NDP, NNP, GNP से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कल की क्लास को अटेंड करना ना भूलिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म वेंचर्स IQ पर। बाय बाय।